चलो श्री गणेश कर दें। ओके, नया चैप्टर क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स। शुरुआत पूरा बेसिक से ही हम ले लेंगे। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स की जब भी मैं शुरुआत करता हूँ तब मैं वो वाली स्टोरी, कबीले वाली स्टोरी अक्सर बताता हूँ। हाँ, तो वो स्टोरी अभी भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि मान लो पुराने ज़माने में कबीले हुआ करते थे, जिसमें कबीले का जो सरदार होता था उसकी हाइट बॉडी कबीले के बाकी लोगों से ज़्यादा होती थी, मजबूत होता था, वो युद्ध में जीत जाता था तो वो सरदार बन जाता था। अभी मान लो किसी कबीले के सरदार को नदी तालाब क्रॉस करना है और वो तालाब की ऊंचाई पानी की 5 फीट है और हमारा जो कबीले का सरदार है उसकी ऊंचाई 6 फीट है। अभी कबीले में 10 लोग और हैं जिसमें कुछ की ऊंचाई 5.5 से कम है, 5 से कम है और कुछ की 6 के आसपास है, ठीक है। पर सरदार ही सबसे ऊंचा है। तो सरदार ने जब तालाब क्रॉस करने के बारे में सोचा तब उसने बोला मैं पहले तालाब क्रॉस करता हूँ, अगर मैंने क्रॉस कर लिया तब मैं तुम लोगों को बुला लूँगा। तो जैसे ही, क्योंकि वो सबसे ऊंचा था और तालाब 5 फीट का था, तो 1 फीट पे उसकी गर्दन, मतलब उसको यहाँ तक पानी आ गया और उसने तालाब क्रॉस कर लिया। उसने अपने कबीले वालों को बोला कि थम्स अप, सब कुछ ठीक है, तुम लोग भी आ जाओ। तो अभी जब कबीले के बाकी 10 लोग वो तालाब क्रॉस करेंगे तो क्या 10 के 10 क्रॉस कर पाएंगे? नहीं। क्यों? हाँ, तो वो लोग डूब जाएंगे जिसकी हाइट 5 से और वो लोग बच जाएंगे जिसकी हाइट 5 से। तो मतलब कबीले का सरदार ने सारा जो एनालिसिस किया वो खुद के कंपैरिजन में किया, तो वहाँ पे वो फेल हो गया। अगर वो सोच समझ के करता तो पूरे कबीले को बचा सकता था। जैसे कि जिसकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा होती उसके कंधों पे उन लोगों को बिठा देता जिनकी हाइट 5 से कम है, तो कबीले के सारे लोग बच जाते। हाँ या ना? तो यहाँ पे उसने स्टैटिस्टिक्स के एनालिसिस में गलती की। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी है वो हमें समझ में आ जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? उसके अलावा जब भी स्टैटिस्टिक्स में याद करता हूँ एक इंसान को हमेशा याद करता हूँ जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, नरेंद्र मोदी से पहले। कौन थे? जो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, जो पंजाब से थे। हाँ, सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह, ठीक है। वो हमारे भारत के सबसे बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे। अच्छा, ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी क्रूड ऑयल आता है, यानी कि जो भी पेट्रोलियम आता है वो हमारा खुद का नहीं है, हम उधार लेते हैं, या तो रशिया से, या तो अमेरिका से, या तो गल्फ़ कंट्रीज से हम वो तेल लेते हैं। उनको मैं इतना अच्छा इकोनॉमिस्ट इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब 90 रुपये बैरल के आसपास तेल का भाव था, ठीक है, तब वो 55 रुपये में बेच रहे थे, 55 से 60 में इंडिया में। आ कितने में रहा है? बेच कितने में रहे हैं? हाँ, पर बाद में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी काफ़ी लकी प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने क्रूड ऑयल का प्राइस 55 और 60 रुपये के आसपास हो गया। कितना? हाँ, और उन्होंने कितने में बेचा? 90 या 100। कितने रुपए मुनाफा? 40 रुपये पर लीटर। कितना तेल बिकता है भारत में ये तो आप सब जानते ही हो। मतलब अगर आप 1 लीटर तेल डलवाते हो तो 40 रुपये सीधे आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी है। हाँ, तो इसलिए मैं मनमोहन सिंह को इतना अच्छा इकोनॉमिस्ट मानता हूँ कि वो बड़ा महंगा मिल रहा था फिर भी पूरे देश में काफ़ी सस्ता बांट रहे थे। तो ऐसे इकोनॉमिस्ट की हमें ज़रूरत है। इकोनॉमिस्ट करता क्या है, हर चीज़ का दाम अलग अलग जगह पे बांट देता है। जैसे कि मान लो कि तेल का भाव अगर सस्ता करना है तो बाकी 4 चीज़ों में जो 30 रुपये का लॉस है उसको बांट दो, 2-2 रुपये करके 15 चीज़ों में बांट दो। तो क्या होगा, लोगों के ऊपर ज़्यादा वजन भी नहीं बढ़ेगा और इकोनॉमी भी मैनेज हो जाएगी। ये पूरी इकोनॉमी मैनेज करने के लिए आपका कॉमर्स का नॉलेज अच्छा होना ज़रूरी है।
और कॉमर्स का नॉलेज अच्छा होने के लिए ये 2 चैप्टर्स, एक ही चैप्टर आपके 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड में है। 8th स्टैंडर्ड में डेटा हैंडलिंग, 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा का एनालिसिस कैसे करते हो उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है, ठीक है। तो अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन, माहिती, ठीक है। जैसे कि मैं किसी का नाम हम नहीं लेते, पर मान लो कि किसी स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल का डेटा कलेक्ट करना है। अभी मान लो कि उनको ज़्यादा स्टैट्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, पहले क्लास में जा रहे हैं, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा इंटरेस्ट बताओ, तुम्हारी एज बताओ, तुम लड़के हो या लड़की हो बताओ, तुम्हारा वज़न बताओ, फिर तुम्हारी कास्ट बताओ, ठीक है। फिर दूसरे बच्चे का जब लिख रहे थे तब वो भूल गए किस ऑर्डर में पूछा, और दूसरे बच्चे का तुम्हारा सरनेम बताओ, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा वज़न बताओ, और पूरा ऑर्डर चेंज हो गया। ऐसे करके पूरा क्लास के 60 बच्चों के उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली। फिर दूसरे क्लास में गए तो 2 चीज़ भूल गए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली तीसरे क्लास। ऐसे तरीके से मान लो स्कूल में 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे का डेटा कलेक्ट किया। अभी ये डेटा कलेक्ट करके कंप्यूटर वाले को दिया कि इसमें से तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। अभी इतना ज़्यादा डेटा, वो भी बिना सर पैर का, तो उसका इस्तेमाल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो वो जो कंप्यूटर पे बैठा है वो क्या बोलेगा, सर ऐसे मत करो, पहले सीरियल नंबर डालो, बाद में स्टैंडर्ड डालो, बाद में सरनेम डालो, बाद में उसका नाम डालो, बाद में कास्ट डालो, बाद में मोबाइल नंबर डालो, तो क्या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा 2 किस्म के हो सकते हैं। पहला है जिसका मतलब होता है बिखरा हुआ डेटा, जिसका इस्तेमाल करना ना के बराबर है, ठीक है। जैसे कि व्हाट्सएप में बोला जाता है कि योर मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड। हाँ हाँ, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। मतलब वो क्या होता है कि वो जो डेटा जो एक लाइन में था उसको डिस्क्रीट कर देता है ताकि उसको पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं, डेटा जो एक सही तरीके से है उसको वो इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब उसको डिकोड कर देता है, सॉरी कोड कर देता है, ताकि उसको कोई पढ़ ना सके। तो रेगुलर डेटा को वो डिस्क्रीट कर देता है। कौन? व्हाट्सएप। दूसरा डेटा होता है अरेंज डेटा या फिर रेगुलर डेटा, ठीक है, जिसको आप इस्तेमाल कर सको बड़े आराम से। जैसे कि आपके मास्टर, क्लास के मास्टर, क्लास का अगर कोई प्रिंसिपल मांगेगा मुझे 9th स्टैंडर्ड का मास्टर दो, तो 9th गुजराती मीडियम का अलग होता है, 9th इंग्लिश मीडियम का अलग होता है, 8th स्टैंडर्ड का अलग होता है, LKG UKG का अलग होता है, GR नंबर के हिसाब से अलग होता है। तो ये डेटा कैसा है? अरेंज। अभी अरेंज डेटा के अंदर भी 2 कैटेगरी आप डाल सकते हो, एक है ग्रुप्ड, एक है अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड मतलब मान लो कि मुझे सिर्फ हाँ, मान लो खेल महाकुंभ आ गया और खेल महाकुंभ ने मुझे बता दिया कि आपको अंडर 11 के बच्चे चाहिए। क्या? अंडर 11। तो एक ग्रुप अंडर 11 का बन गया। बाद में बोलेंगे अंडर 14 के चाहिए, तो दूसरा ग्रुप अंडर 14 का बन गया। बाद में अंडर 16 या अंडर 18 चाहिए, तो तीसरा ग्रुप अंडर हो गया। तो ये क्या हो गया? एक हो गया ग्रुप अरेंज तो किया हुआ ही है, सारे बच्चे अरेंज्ड है, पर उसमें हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सब ग्रुप और बन गया, ठीक है। वरना अनग्रुप्ड, ठीक है, सब ग्रुप, ठीक है। ग्रुप के अंदर फिर से रेगुलर और, जैसे कि पहला ग्रुप मैंने अंडर 11 बोला तो उसमें 1 साल से लेके 11 साल आ गए। दूसरा ग्रुप मैंने अंडर 14 बोला तो उसमें 12, 13 और 14 3 साल ही आए। तीसरा मैंने अंडर 16 बोला तो उसमें 15 और 16 2 साल ही आए। तो यहाँ पे रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलरिटी है। तो डेटा इस तरीके से हम कई कॉलम में बांट सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज आप 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, हम उसको ब्रशअप ही करेंगे, सिर्फ ब्रशअप। हाँ चल, सबसे पहला है इंटरवल। इंटरवल का मतलब है तक तक। क्या है? तक तक, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। जैसे कि 0 to 10, तो 0 से 10 तक उसको क्या हम कहेंगे? इंटरवल्स,
जैसे कि 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, ठीक है। तो इंटरवल का यहाँ से यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके। दूसरा है लोअर लिमिट। इंटरवल शुरू जहाँ से होता है उसको लोअर लिमिट कहते हैं, और जहाँ पे खत्म होता है उसको अपर लिमिट। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। इसके बाद हमने ऐसे कुछ की थी कि मान लो किसी क्लास में हाईएस्ट मार्क है 98 और लोवेस्ट मार्क है 10, तो उस क्लास का रेंज बताओ, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। 98 माइनस 10 कितना आ गया? 88। और एक दूसरा क्लास है जिसमें हाईएस्ट मार्क है 98 और लोवेस्ट मार्क है 90, तो उसका रेंज बताओ। 90, 98 और 90, 8, तो रेंज कितना हुआ? कम। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रेंज जितना कम होगा, रेंज जितना छोटा होगा, क्वालिटी उतनी सिमिलर होगी। समझ में आ रहा है? रेंज जितना छोटा होगा, क्वालिटी उतनी सिमिलर होगी। तो मान लो कि क्लास में हाईएस्ट 98 है और लोवेस्ट 90 है, मतलब वो पूरा क्लास होशियार बच्चों से भरा पड़ा है, सिमिलर क्वालिटी। और अगर किसी क्लास, दूसरे क्लास की बात करूं, मान लो कि थोड़ा वीकर सेक्शन जिसमें हाईएस्ट 20 है और लोवेस्ट 12 है, तो उसका रेंज भी क्या हुआ? 8। देखो उसका भी 8, इसका भी 8, तो उसका मतलब होगा वो क्लास होशियार बच्चों से भरा पड़ा है और ये क्लास डफर बच्चों से भरा पड़ा है, यानी कि कमज़ोर बच्चों से भरा पड़ा है। तो रेंज जो है वो क्वालिटी की सिमिलरिटी डिसाइड कर सकती है। रेंज जितना बड़ा उतना ही क्वालिटी अलग, रेंज जितना छोटा उतना ही क्वालिटी की सिमिलरिटी। हाँ, तो मतलब मुझे, चलो इकोनॉमी को ले लेते हैं इससे, कि किसी देश की इकोनॉमी की रेंज छोटी हो तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है? किसी देश की इकोनॉमी की रेंज छोटी हो तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है? डिपेंड करता है कि वो रेंज अपर रेंज है या लोअर रेंज। अगर वो अपर रेंज है लाइक जापान तो वो अच्छी बात है, और अगर वो लोअर रेंज है लाइक अफ्रीका तो बुरी बात है। अफ्रीका और जापान का रेंज सेम ही है, पर जापान देखो, अफ्रीका देखो, हाँ, तो प्रॉब्लम है ना। ठीक है, हम भारत की बात करें तो हम दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि हमारा रेंज सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारे पास दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी भी है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गरीब आदमी भी हमारे पास ही है। तो हमारा रेंज सबसे बड़ा है, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। देश की रेंज हमेशा अपर ही होना चाहिए, वरना भारत में क्या हो रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब, तो ये चीज़ बहुत खराब है, अच्छी नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, रेंज। ठीक है, स्पैन की बात करें तो 9th स्टैंडर्ड में बात याद करवाऊं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको हम स्पैन लेंथ कहते थे, याद है? याद है? तो इसकी स्पैन कितनी है? 10। इसकी स्पैन 10 है, इसकी स्पैन 10 है। स्पैन जितना छोटा हो उतना टेबल लंबा होता है, स्पैन जितना बड़ा हो उतना टेबल छोटा होता है। डेटा को छोटा बड़ा करने के लिए स्पैन लेंथ का बड़ा छोटा होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि स्कूल में 100 मार्क का टेस्ट लिया गया, तो हम उसका स्पैन क्या रख रहे हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो अगर मान लो कि तुम्हारे 91 है, सॉरी तुम्हारे 89 है और तुम्हारे 81 है, तुम्हारे कितने? और तुम्हारे, तुम लोगों का स्पैन एक ही होगा, तुम लोग एक ही स्पैन में हो। अभी मान लो कि स्पैन के हिसाब से मैं तुम्हें ग्रेड दे देता हूँ, क्या दे दिया? ग्रेड। तो तुम्हारा ग्रेड A+ और तुम्हारा भी ग्रेड A+, तो ये तुम्हारे सामने ऐसे आ जाता है,
मेरा भी A+ है, हम दोनों सेम है। तो क्या इस बात में कोई मतलब तथ्य है, लॉजिक है? ये स्टैटिस्टिक्स की कमी है कि स्पैन बड़ा करोगे तो कैलकुलेशन तो छोटी हो जाएगी बट जस्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो उन बच्चों के लिए अच्छा है जो थोड़े से ऊपर है, पर उन बच्चों के लिए खराब है जो बहुत हायर लेवल पे है। तो ये इनजस्टिस फैलता है, ठीक है। पर फिर भी हमने ग्रेडिंग सिस्टम बीच में डाला था। अभी हमारा परसेंटाइल सिस्टम आ गया है, वो विन विन सिचुएशन है। परसेंटाइल क्या धोखे में रखने वाली बात है, पर अभी चल रहा है, ठीक है। चलो स्पैन हो गया। क्लास मार्क याद है आपको? क्लास मार्क, हाँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। हाँ, तो ये हो गया हमारा क्लास मार्क। इसको हम एवरेज निकालने के लिए करते थे, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी याद है? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो आप रोड के ऊपर खड़े हुए हो, ठीक है, और रोड के ऊपर अगर मैं आपको पूछूं कि आप देखो कि हर कितने वक्त पे बाइक्स आ रही है, तो आप बोलोगे कि हर 1 सेकंड पे बाइक दिख रही है, ठीक है। बाद में मैं ये पूछूं कि अभी आप बाइक छोड़ दो, स्कूटी देखो, तो आप बोलोगे हर 2 सेकंड पे स्कूटी दिख रही है। बाद में मैं आपको बोलूँगा स्कूटी छोड़ दो, अभी रिक्शा देखो, तो आप बोलोगे सर हर 5 मिनट पे रिक्शा दिख रही है या 2 मिनट पे रिक्शा दिख रही है। अभी मैं आपको पूछूं रिक्शा छोड़ दो, बस देखो, तो आप बोलोगे सर हर 1-2 घंटे में बस आ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको बोलता हूँ बस छोड़ो, ट्रेन देखो, ट्रेन नहीं दिखेगी, ठीक है। चलो ट्रेन छोड़ो, प्लेन देखो, तो प्लेन दिखेगा वापस, सड़क पे नहीं दिखेगा, आसमान में दिखेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी चीज का बार बार होना तो नहीं है। जैसे कि बाइक की फ्रीक्वेंसी 1 मिनट है, मतलब बहुत ज़्यादा बाइक आ रही है, और उसी में बस की फ्रीक्वेंसी 2 घंटे है, मतलब बहुत कम बस आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है किसी चीज़ का बार बार होना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर मुझे समझाना हो तो मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि मान लो पूरे क्लास में 100 मार्क्स का मैथ्स का टेस्ट मैंने आप लोगों का ले लिया, मार्क्स भी दे दिया। अभी मैं क्लास में आता हूँ पनिशमेंट देने के लिए, और मैं बोलता हूँ जिसके 30 से कम मार्क हैं, क्या बोल रहा हूँ, जिसके 30 से कम मार्क हैं वो सारे बच्चे खड़े हो जाए। तो जितने भी 30 से कम वाले होंगे वो खड़े हो जाएंगे और उसको मैं पनिशमेंट दे पाऊंगा, ठीक है। उससे उल्टा अगर मुझे रिवॉर्ड देना है, इनाम देना है, और मैं बोलूं कि 80 से प्लस जितने हैं वो सारे खड़े हो जाओ, तो 80 के प्लस वाले जितने भी होंगे वो खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जो मोर देन और लेस देन को समझाती हो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो इस चैप्टर में है। किस तरीके से इस्तेमाल होगी वो प्रॉब्लम देखेंगे तब समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। याद करो फिर से वो कबीले वाला सीन, ठीक है। कबीले में अगर कबीले के सरदार को पूरे कबीले को बचाना होता तो उसको कोई ना कोई सेंट्रल पॉइंट को ढूंढना था। उसी चीज़ को हम कहेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब मान लो कि इस पेन को मुझे बैलेंस करना है तो मैं इस छोर से नहीं कर सकता, इस छोर से भी नहीं कर सकता, गिर जाएगी। मुझे बीच में कहीं छोर निकालना पड़ेगा जिसकी वजह से ये मार्कर बैलेंस हो जाए, ठीक है। अभी देखो ये एग्जैक्ट सेंटर है भी नहीं, फिर भी ये यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। तो ये जो है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको COG बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पर क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं इसको बोलेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबरों के बीच का ऐसा नंबर जिससे पूरा इंफॉर्मेशन बैलेंस्ड हो, ठीक है। जैसे मोदी जी स्कीम लाए कोई और सिर्फ अमीरों को ही उसका फायदा मिले तो वो स्कीम का कोई फायदा है, या सिर्फ गरीबों को ही मिले तो भी कोई फायदा है? तो मोदी जी को सेंट्रल टेंडेंसी से ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए जो बीच से 10% इधर और बीच से 10% इधर दोनों को फायदा पहुंचा।
तो उसको हम क्या कहेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसको करने के 3 तरीके, मीन, मीडियन, मोड। मीन अक्सर आपने देखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन आपने पढ़ा हुआ है, मोड पढ़ा हुआ है, मोड याद है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार हो रहा है उसको मोड कहते थे, ठीक है। और मीडियन में आपको अगर याद हो तो मैंने 3 लोगों को बिठाया था, ठीक है, और पूछा था कि इसमें बीच वाला कौन सा है, तो तुम लोगों ने बोला था कि जो दूसरे नंबर पे है वो बीच वाला है, ठीक है। पर जब मैंने 4 लोगों को बिठाया था, जैसे यहाँ पे, हाँ, तो अगर मैं 4 लोगों को रखता हूँ तो इसमें बीच वाला कौन सा है, हाँ, तो ये मीडियन है, ठीक है। और ज़्यादा प्रॉब्लम में समझेंगे, पर ये एक ओवरव्यू मैंने आपको समझा दिया 9th स्टैंडर्ड का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, पक्का, ठीक है। एक बार लिख लो, मेन चीज़ें लिख लो।